टेंथ का रियल नंबर पाठ 39। इससे पहले जो तू लोग पाठ 38 में पढ़े हो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। पाठ 38 में तू लोग पढ़ा था साबित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें साबित करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे तो उल्टा मान करके चलेंगे। साबित करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हिसाब शुरू करेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो ऐसा क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे, दुनिया में बोले ना पिछले पाठ में भी जो या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो अगर मान लो मृत्यु क्या है बोलो, स्त्रीलिंग है, उसकी मृत्यु हो गई है ना। मृत्यु को गोली मार देख। कोई ऐसा तुरंत बोलो पानी, पानी क्या है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? पानी पुल्लिंग है, समझा? अब ये पानी पुल्लिंग है, अब हमें ये साबित करना है। साबित करें कि पानी पुल्लिंग है, तो हम अगर ये साबित कर दे जो पानी स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? पुल्लिंग है। तो इसी तरह √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। लेकिन हम लोग ई मान करके चलेंगे जो √3 एक परिमेय संख्या है, इसको मान करके चलेंगे। अंत में ये साबित हो जाएगा जो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। संख्या, वास्तविक संख्या दो ही तरह का होता है, परिमेय और अपरिमेय। काल्पनिक संख्या पढ़ना नहीं है, तो कोई संख्या अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। कोई संख्या परिमेय नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय है। तो इसमें हम लोग उल्टा मान करके चलेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करना है, लेकिन मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश में अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए। तो √3 बराबर अंश और हर को कुछ मान लो। मान लेते हैं m है अंश, n है हर। जहाँ पर m भी पूर्णांक है, n भी पूर्णांक है तथा n बराबर 0 नहीं है। यही ना परिमेय संख्या की परिभाषा में है। लिखेंगे जहाँ m एवं n पूर्णांक है तथा n इज नॉट इक्वल टू 0, तो किसी भी अंश बटा हर यानी किसी भी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे काट करके अंत में क्या बना सकते हैं? सह अभाज्य संख्या। 22 बटा 42 बोलो, सह अभाज्य संख्या है? नहीं है। नहीं ना है? क्यों नहीं है? सह अभाज्य संख्या में अंश एवं हर में एक के अलावा कोई दूसरा अंक कॉमन नहीं होता है। अर्थात अंश बटा हर में अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में ऊपर नीचे यानी अंश एवं हर में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं रहता है। जैसे इसको सह अभाज्य बनाना है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 दूना 2 11 22 यानी 2 11 22। ये नहीं ना अभाज्य में टूटेगा। 42 को 1 दूना 2 या 6 7 42, सब संख्या अभाज्य संख्या हो गया ऊपर नीचे।
तो ऊपर में नीचे में क्या क्या कॉमन है? तो दो दो कट गया, एक काटेंगे तो एक के रहेगा। अब ये हो गया एक को 1 × 11, नीचे में 1 × 3 × 7, 1 × 3 × 7। अब देखो ऊपर नीचे सिर्फ एक कॉमन है, ध्यान से देखो। गुना करेंगे तो ये 11 और ये 3 सते 21। 11/21 किस तरह की संख्या है? 11/21 में एक छोड़कर कोई दूसरा अंक या संख्या कॉमन नहीं है, इसीलिए 11/21 और सह अभाज्य संख्या हुआ। तो मान लो ये √3 बराबर m/n जो हम लोग माने हैं, तो m/n के रूप में 22/42 भी तो हो सकता है। तो 22/42 को काटने के बाद ऊपर नीचे देखो, अब 11/21 हुआ। अब दोनों नहीं कटेगा, एक कॉमन है ना, ऊपर नीचे एक तो सब में कॉमन रहता है। तो इसी तरह m/n अगर मान लो 22/42 जैसे हो, ऊपर नीचे एक को छोड़कर कुछ दूसरा अंक कॉमन हो तब तो कटेगा। तो इसको m/n को हम लोग सह अभाज्य संख्या में बदल लेंगे। जैसे 22/42 को सह अभाज्य संख्या में बदल लिए, तो इसी तरह m/n को सह अभाज्य संख्या में बदल लेंगे। लिखेंगे यहाँ m/n को सह अभाज्य संख्या में बदलने पर बाईस बटा 42 को सह अभाज्य संख्या में बदले तो काट उठ करके अंत में 11/21 आया। तो इसी तरह m/n को सह अभाज्य संख्या में बदलेंगे तो अंश बटा हर कुछ न कुछ तो आएगा रिजल्ट। तो मान लेते हैं m/n, जैसे 22/42 11/21 हुआ, तो ये मान लो ये हो गया p/q हो गया काटे जाने पर। तो m/n को ऊपर नीचे काटे तो हमें p/q प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखो, चूंकि √3 बराबर कितना है m/n, m/n को काटे तब न p/q प्राप्त हुआ। इसको हम लोग बराबर p/q, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। √3 बराबर m/n जो है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो चलो इसी को मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि √3 बराबर m/n को सह अभाज्य संख्या में बदले तो हो गया p/q, लिख सकते हैं। इसीलिए √3 बराबर p/q, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा? q√3 बराबर p। अब दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो आगे में भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3q² बराबर p² होगा। इसीलिए q² बराबर कितना? p²/3 होगा। q² बराबर p²/3। यहाँ पर ढंग से समझ तो, अगर मान लो p बराबर ले लेते हैं 9, समझा, q बराबर कुछ मान लेंगे तो p बराबर 9 लिए। हम लोग को दिया हुआ है q² बराबर p²/3। तो याद करो थ्योरम, अगर 3
पी स्क्वायर को काट रहा है तो 3 पी को भी काटेगा। इसे में पढ़ा है ना, इसका यह याद रखना जरूरी है। यहाँ पर पी स्क्वायर में 3 से भाग देते हैं तब आता है क्यू स्क्वायर। पी का मान अगर 9 है तो 9 स्क्वायर में 3 से भाग दो, तो 9 स्क्वायर में 3 से भाग दिए कितना होगा? 9 मैंने 81/3 27 होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 27 बराबर पी स्क्वायर बटा 3। अरे पी का मान 9 तो 9 मैंने 81/3 कट करके 27 होगा। इसका अर्थ है 3 9 स्क्वायर को काट रहा है। 9 स्क्वायर मीन्स 81, तो 3 9 को भी काटेगा। 3 क्या ना काटता है? तो यही बात 3 पी स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब 3 पी को भी काटेगा। देखो 3 पी स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब ये 3 पी को भी काटेगा। अगर हम लोग कहे 15 को 3 काटेगा, विभाजित करेगा, तो रिजल्ट के रूप में 5 प्राप्त होगा। बोल 15 को 3 से काटेंगे यानी 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 पंचे 15, ये भागफल प्राप्त हुआ ना जी 5। तो इसका अर्थ हुआ इसी तरह 3 को पी को 3 विभाजित करेगा, 15 को 3 विभाजित कर रहा है तो 5 प्राप्त होता है भागफल में। तो पी को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो माना कि 3 पी को विभाजित करता है, ये 3, तो भागफल के रूप में हमें आर प्राप्त होता है। 15 को 3 विभाजित करता है तो 15 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 5 प्राप्त हुआ। इसी तरह पी में 3 से भाग दिए तो आर प्राप्त हुआ। समझा? अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए पी बराबर तीसरा गुना करेंगे 3r होगा। तो समीकरण 1 √3 बराबर m/n है। इसीलिए यहाँ तीसरा गुना ये m/n में भाग दे करके p/q प्राप्त हुआ। समीकरण 1 एक्चुअली ये हुआ। समीकरण 1 इसको मानना चाहिए था। तो समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 हो गया √3 बराबर p/q। p बराबर 3r है तो p के जगह 3r बटा q। ये हो गया √3 बराबर 3r बटा q। अब बराबर के पहले और आगे स्क्वायर कर देंगे। इसको तो लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर बराबर 3r/q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बराबर 3r बटा q। अब √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3, ये हो गया 3 किया 9r स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब तीसरा गुना करेंगे तो 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। इसीलिए q स्क्वायर, इसको पहले लाएंगे तो लिख सकते हैं 9r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर और r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बटा 9। इकट्ठ करके हो गया 3 एकम 3, 3 किया 9 यानी q स्क्वायर बटा 3। इसीलिए r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 3। यहाँ कुछ निष्कर्ष निकल रहा है।
ये 3 क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो ये 3 क्यू को भी काटेगा, है ना। तो यही बात लिखेंगे। देखो आगे पीछे हो रहा है, पहले इसको उतारना है, फिर इसको उतारना है, फिर इसको उतारना है। तो बेहतर है उतारिए लो। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाय 3, यानी क्यू स्क्वायर को 3 काट रहा है तो क्यू को भी 3 काटेगा। यहाँ ध्यान से देखो, क्यू स्क्वायर को 3 काट रहा है, यहाँ क्यू स्क्वायर को 3 काट रहा है, अतः क्यू को भी 3 काटेगा। स्थिति 2। स्थिति 1 में है पी स्क्वायर को 3 काट रहा है तो पी को भी 3 काटेगा। स्थिति 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं P को भी 3 काट रहा है, Q को भी 3 काट रहा है। इसका मतलब P बटा Q के अभाज्य गुणनखंड में 3 छिपा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर स्थिति 1 और 2 के अनुसार 3p स्क्वायर को काट रहा है, अतः 3p को काटेगा। p को यहाँ q स्क्वायर को 3 काट रहा है, q स्क्वायर को 3 काट रहा है, अतः q को भी 3 काटेगा। स्थिति 2। स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है p बाई q को 3 काट रहा है, यानी p को भी काट रहा है, q को भी काट रहा है। स्थिति 1 एवं स्थिति 2 से स्पष्ट है कि P बाई Q के अभाज्य गुणनखंड में 3 कॉमन गुणनखंड है, होगा। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी है। जबकि P बाई Q क्या है? सह अभाज्य संख्या, जिसमें एक कॉमन होता है, एक को छोड़कर कुछ नहीं कॉमन होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो गया। और अभाज्य संख्या में एक को छोड़कर कुछ कॉमन नहीं होता है, यहाँ पर कॉमन 3 आ गया है। तो यह कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हमने शुरू में ही माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो अंत में हम लोग लिखेंगे यह संदेहास्पद स्थिति इस पंक्ति पर ध्यान दो। स्थिति 1 और 2 के अनुसार सह अभाज्य संख्या में से 3 कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम √3 एक परिमेय संख्या मानते हैं, तो P बाई Q सह अभाज्य संख्या में
3 कॉमन निकल जाता है, जबकि होना ही नहीं चाहिए। तो यह संदेहास्पद स्थिति यानी कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है? यह संदेहास्पद स्थिति इसलिए आई क्योंकि हमने शुरू में गलत ढंग से √3 को परमेय संख्या मान लिया है ना। अतः √3 एक परमेय नहीं बल्कि अपरमेय संख्या है। प्रूफ समझ गया ना? इस पाठ में इतना ही रहने दो।